हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग केस स्टडी का अध्ययन कर रहे हैं और केस स्टडी के अंतर्गत हम लोगों ने इसे हल करने की रणनीति का अध्ययन तो कर ही लिया था, साथ ही साथ हमने अलग अलग टॉपिक से केस स्टडी हल करना भी सीखा था। जैसे कि पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 4, यूनिट 3 और यूनिट 2 के अंतर्गत आने वाली कुछ केस स्टडियों को देखा था, कुछ प्रकरण अध्ययनों को देखा था और साथ ही साथ उन्हें हमने सॉल्व भी किया था। ये भी जाना था कि इन्हें हम किस तरीके से हल करते हैं। आई होप आप लोगों को ये अंदाजा तो लग गया होगा कि हमें केस स्टडी को किस तरीके से हल करना है। और अब आपको, मेरे ख्याल से अब आपको केस स्टडी सरल भी लगने लगी होगी, क्योंकि केस स्टडी में कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना होता है। क्या करना होता है कि जो आपको प्रकरण दिया गया होता है उसके थोड़े से परे जाके देखना होता है। उसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन समाहित है, उनका संकलन करना होता है, उनसे निकले हुए जूस का उपयोग करना होता है और इस तरीके से जो हमसे प्रश्न पूछे जा रहे होते हैं उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब आप उत्तर को लिखते हैं, तो उसमें आपको संविधान और कानून का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो एक प्रशासनिक अधिकारी के क्या कर्तव्य होते हैं, साथ ही साथ उस प्रशासनिक अधिकारी की सीमाएं क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, इन सभी का आपको ज्ञान होना चाहिए। अधिकतर जो प्रकरण अध्ययन है आपसे भ्रष्टाचार से संबंधित ही पूछे जाएंगे, या फिर कुछ समस्या आपको दे दी जाएगी, या फिर नैतिक दुविधा पर आधारित होंगे, जिसमें किन्हीं दो मूल्यों में टकराहट हो रही होगी। अभी हम जो पुराने वर्षों में केस स्टडी या प्रकरण अध्ययन पूछे जाते थे उनका अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाने का तरीका होता था, उसमें क्या होता था कि आपको एक प्रकरण दे दिया जाता था और प्रकरण के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, कहीं 5 प्रश्न तो कभी 4 प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन जो बदलता हुआ स्वरूप है, जो नया सिलेबस ऐड किया गया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो नंबर हैं, जो केस स्टडी के पहले 65 हुआ करते थे, अब उनको घटाकर कितना कर दिया गया है, 40 नंबर कर दिया गया है। अर्थात 40 नंबर की 2 केस स्टडियां आपसे पूछी जानी है और एक केस स्टडी इसमें 20 नंबर की होगी और दूसरी भी 20 नंबर की होगी। और इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इन केस स्टडियों को आपको 500-500 शब्दों में हल करना है। अर्थात अब होने क्या वाला है, अब आपको जो केस स्टडी दी जाएगी उस केस स्टडी में आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उसमें आपको प्रकरण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब आप इसमें क्या करेंगे। अब आपको स्वयं ही उसके लिए प्रश्न ढूंढने पड़ेंगे और उत्तर पर पहुंचते हुए अपना निष्कर्ष देना होगा कि आपके पास कौन कौन से विकल्प उपस्थित हैं और उन विकल्पों के आधार पर आप क्या निर्णय पर पहुंचेंगे। तो इस तरीके की आगामी वर्षों में केस स्टडी पूछे जाने की संभावना है। आगे की वीडियो में हम लोग इस प्रकार की केस स्टडी को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले मेरा उद्देश्य यह है कि आप केस स्टडी को हल करना सीख जाएं। और हल करना कैसे सीखेंगे, जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे, अर्थात आपके सामने स्पष्ट तौर पर आपको दिखेगा कि आखिर प्रकरण क्या है और उसके प्रश्न क्या हैं और हमें उत्तर क्या लिखना है। ये थोड़ी सी सरल प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि हम सिर्फ आपको प्रकरण दे दें और आपसे पूछें कि आप ही इस पर प्रश्न बनाइए, आप ही विकल्प की खोज कीजिए और उसमें से जो उचित विकल्प है उस पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, तो वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है। तो हम धीरे धीरे इन चरणों पर बढ़ेंगे। पहले हम प्रश्न वाली सीरीज को करेंगे, प्रश्न वाले प्रकरणों का अध्ययन करेंगे, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे सभी टॉपिकों को सम्मिलित करके इस तरीके के प्रकरणों का अध्ययन करेंगे ताकि आपको जो आने वाली केस स्टडी है या आने वाले प्रकरण अध्ययन है उनको हल करने में कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए आज हम एक नई केस स्टडी या प्रकरण अध्ययन करते हैं, प्रकरण का अध्ययन करते हैं, जो कि काले धन के संचय के कारण और निवारण पर आधारित है। अर्थात काले धन का संचय किन कारणों से होता है और उसका निवारण किस तरीके से किया जाना चाहिए, इस पर आधारित है। तो बात कर लेते हैं कि प्रकरण में हमें क्या दिया गया था। ध्यान रखिए, जब भी आप प्रकरण का अध्ययन करते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने केस स्टडी में कुछ लाल पीला कलर करके रखा हुआ है। ये क्यों कर रखा हुआ है, ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर आपकी नजर स्पष्ट तौर पर पड़ जाए। क्योंकि जब आप प्रकरण अध्ययन करके उसका जब आंसर लिखते हैं तो वह आंसर आपका प्रकरण में से ही होना चाहिए।
अर्थात इससे ही मेल खाना चाहिए। यदि आपसे कारण पूछा जाए तो उन कारणों का इसमें उल्लेख होता है, आपको उन्हीं कारणों के अंदर जाकर उसे परे जाकर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि इन्हीं कारण से और क्या कारण हो सकते हैं जो इन्हीं से मेल खाते हैं या इनके उत्पन्न होने के पीछे उत्तरदायी हैं। तो आपको क्या करना है, केस स्टडी में जो प्रकरण अध्ययन आपको दिया गया है, जो प्रकरण दिया गया है, जिसका अध्ययन करने का आपको बोला गया है, उस प्रकरण को आपको बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को अंडरलाइन करना है। चलिए इस प्रकरण को हम पढ़ते हैं कि इस प्रकरण में क्या दिया गया था। तो इसमें दिया गया था कि काले धन का संचय हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। सीधी बात है, वो तो कोई भी विकासशील देश हो, हमारा भारत क्या है, विकासशील देश है, तो कोई भी विकासशील देश हो या विकसित देश हो, किसी की भी बात हम कर लें, तो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, काला धन है। तो इन्होंने इसी में दिया है कि काला धन का जो संचय है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या बन गया है, गंभीर खतरा बन गया है। अब खतरा क्यों बन गया है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे और इसमें इन्होंने दिया भी होगा। सामाजिक और नैतिक मूल्यों के गिरावट भ्रष्टाचार की जननी का स्रोत है। अब इन्होंने बोला है यहां पर कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण काले धन का संचय हो रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, उसका मूल कारण क्या है, तो उसके मूल कारण में उन्होंने क्या दिया है, सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट को माना है। उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट हो रहा है, गिरावट हो रही है, वही भ्रष्टाचार की जननी है और इसी भ्रष्टाचार के कारण काले धन का संचय हो रहा है। काले धन की अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति, उसका अस्तित्व, उसके बढ़ते हुए रूप आदि सहित कई कारण जिम्मेदार हैं। अब यहां शब्दों को समझिएगा, इन्होंने क्या लिखा है, काले धन की अर्थव्यवस्था, अर्थात जो समानांतर अर्थव्यवस्था होती है उसको हम समझ लेते हैं। समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है, तो क्या होता है, काले धन के संचय से बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया जाता है और इतना ज्यादा धन इकट्ठा हो जाता है कि जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था चल रही होती है उसी के समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था भी संचालित होने लगती है। उसे ही क्या कहा जाता है, समानांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसी अर्थव्यवस्था की जो उत्पत्ति है, उसका अस्तित्व है और उसके बढ़ते हुए स्वरूप आदि के कई कारण जिम्मेदार हैं। अर्थात इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, तो उस कारण में प्रकरण अध्ययन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि धन तथा शक्ति के आपस में मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है। जो समानांतर अर्थव्यवस्था है उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, धन और शक्ति के मिलने से। अर्थात धन तो होगा, लेकिन यदि उनके पास पावर नहीं होगी तो नियमों का उल्लंघन कैसे करेंगे। वह सस्ते दामों पर किसी चीज का यदि हस्तांतरण करना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे। तो यह कब संभव है, यह तभी संभव है जब धन और शक्ति का आपस में मेल हो जाए, जब उसमें अधिकारी, राजनेता और जो धनपति लोग होते हैं, जो अरबपति लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनका यदि मेल हो जाए, उनकी साठगांठ हो जाए, तो उससे ही क्या होता है, समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। काले धन के द्वारा किसी को भी खरीद लेना, अब इसके प्रभाव क्या है कि क्या क्या होता है, तो काले धन के द्वारा किसी को भी खरीद लिया जाता है, अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को छिपाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज है बहुत आवश्यक है, गेहूं है, व्यक्तियों के जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है क्योंकि इससे आटा बनता है और आटा भोजन के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें क्या होता है, काले धन के द्वारा बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे गेहूं को खरीद लिया जाता है। क्यों, क्योंकि अवैध आय होती है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, इसे कहीं ना कहीं ठिकाने पे तो लगाना होता है। तो इसके जरिए लोग क्या करते हैं, बहुत धनवान बन जाते हैं और वह सबसे ज्यादा जो उपयोगी चीजें होती हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करके रख लेते हैं, जिससे मार्केट में क्या आने लगती है, उसकी कमी आने लगती है और भाव बढ़ने लगता है। भाव बढ़ने के कारण महंगाई भी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, इन चीजों में अंदर जाके आपको सोचना पड़ेगा कि ये आखिर इन चीजों को क्यों लिख रहे हैं। तो किसी को भी खरीद लिया जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, किसी को भी खरीद लिया जाएगा, कोई भी अधिकारी होगा उसको भी खरीद लिया जाएगा, या किसी वस्तु को भी, कोई भी कितनी भी बड़ी दामों पर हो उसे खरीद लिया जाएगा। जब उसे खरीद लिया जाएगा तो मार्केट में क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी और उसकी पूर्ति करने के लिए उसे उच्च दामों पर बेचा जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे महंगाई बढ़ रही है, साथ ही साथ महंगाई के साथ साथ गरीबी भी बढ़ रही है। तो किसी को भी खरीद लेना, अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को छिपाकर इकट्ठा कर लेना, स्वास्थ्य प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धा को गायब कर देना, जो मार्केट में प्रतिस्पर्धा होती है चीजों को बेचने के लिए, उसे क्या कर देना, गायब कर देना। ये किसके कारण होता है, काले धन के कारण होता है।
ईमानदार व्यक्ति और जनता के सेवकों को धमका देना। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है या जनता का सेवक या लोक प्रशासक है, यदि वह नियमों का उल्लंघन नहीं करता है तो उसे धमकी देना कि आपको हम खरीद लेंगे, आपके बड़े अधिकारी को हम खरीद लेंगे और आपको नौकरी से निकलवा देंगे, इस तरीके की धमकियां देना। तो ऐसे कार्य किससे किए जाते हैं? काले धन से किए जाते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि काले धन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, काले धन की उत्पत्ति के कारण क्या है, काले धन के कारण जो समानांतर अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो रही है उसके कारण क्या हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये केस स्टडी आपको समझ में आई, प्रकरण अध्ययन समझ में आया कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो काला धन है उसका संचय किस तरीके से हो रहा है, उसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसका हमें निवारण कैसे करना चाहिए। तो निवारण दोस्तों इसके मूल कारण में ही समाविष्ट होता है, क्योंकि जिन कारणों से ये चीज उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों को यदि हम समाप्त कर दें, यदि उन्हीं कारणों का हम हल ढूंढ लें तो जो चीज उत्पन्न हो रही है उसके अस्तित्व को हम क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि आखिर आयोग ने इससे संबंधित क्या प्रश्न हमसे पूछे थे। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उपरोक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। कुछ आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि विकासशील देशों में काले धन उत्पन्न करने के कौन कौन से स्रोत हैं, अर्थात विकासशील देश। अब यहां पर विकासशील देश ही क्यों पूछा? क्योंकि उसने लिखा है कि हमारे देश में, और हमारा देश कैसा है? एक विकासशील देश है, इसलिए भ्रमित नहीं होना है। आपको जो कारण प्रकरण में दिए गए हैं वही लिखना है। वो बोल रहे हैं कि जो विकासशील देश है उसमें काले धन उत्पन्न करने के पीछे कौन कौन से स्रोत जिम्मेदार हैं। तो हमने लिखा था कि कौन कौन से स्रोत जिम्मेदार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काले धन को समानांतर अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति फैलाव को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए जा सकते हैं। प्रकरण में हमने देखा था कि उसमें काले धन से जो उत्पन्न समानांतर अर्थव्यवस्था हो रही है उससे क्या क्या चीजें उत्पन्न हो रही हैं और उसकी उत्पत्ति का कारण भी क्या है। इसलिए कहा गया है कि जो उसकी उत्पत्ति और उसके फैलाव है उसको रोकने के लिए आखिर क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न था काला धन किस प्रकार महंगाई बढ़ाने की भूमिका निभा रहा है, चर्चा कीजिए। तो काले धन से किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो इसको भी जो प्रकरण है उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने थे और एक केस स्टडी जो थी वह 30 नंबर में आई थी, 10-10 नंबर के प्रत्येक प्रश्न थे। तो प्रत्येक प्रश्न लगभग कितना लिखना था आपको? 150 से 200 शब्दों में इनका आंसर आपको लिखना था। तो चलिए एक एक प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि विकासशील देशों में काले धन उत्पन्न होने के पीछे कौन कौन से स्रोत जिम्मेदार हैं। तो विकासशील देशों में काले धन उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत क्या है? भ्रष्टाचार और सामाजिक नैतिक मूल्यों में गिरावट। चूंकि हमने प्रकरण जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि हमारे देश में काला धन जो है वह बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर गया है और भारत में या फिर हमारे देश में जो भ्रष्टाचार का मूल्य कारण है, एक तो भ्रष्टाचार ही है, मतलब काले धन के संचय के पीछे मुख्य कारण क्या है? भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को उत्पन्न करने में सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे? इसमें भी एक तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, दूसरा सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट, इसे ही माना गया है। काले धन का मुख्य स्रोत अवैध आय होता है। क्या होता है? अवैध आय। अवैध आय के द्वारा ही काला धन का संचय किया जाता है। अब हमें यह समझना होगा कि आखिर अवैध आय होती क्या है। देखिए, एक होती है वैध आय, मतलब जिसका लेखा जोखा सरकार के पास होता है कि कोई धन यदि आपके पास आता है तो वह कहां से आया है और कितनी मात्रा में आया है, क्या वह सही तरीकों से कमाया गया है या फिर अनैतिक तरीकों से कमाया गया है। और यदि सही तरीकों से कमाया जाता है और लगता है कि आपकी आय बहुत ज्यादा है तो उस पर सरकार कुछ टैक्स भी ले लेती है ताकि उससे जो गरीब लोग हैं उसका भला किया जा सके, देश का विकास किया जा सके। तो जिस आय से हम टैक्स पे करते हैं वो आय क्या होती है? वैध आय मानी जाती है, जिसका लेखा जोखा सरकार की नजरों में होता है। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं? इस टैक्स से बचाने के लिए, दूसरा अवैध तरीके से कुछ आय प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने रिश्वत ली है, तो रिश्वत का यदि लेखा जोखा सरकार के पास होगा तो सरकार हमें क्या करेगी? नौकरी से निकाल देगी। तो रिश्वत के द्वारा कोई भी आय प्राप्त हुई हो या फिर किसी अन्य तरीके से अवैध तरीके से आपके लिए आय प्राप्त हुई हो तो वो आप क्या करेंगे? छिपा के रखेंगे, वो सरकार की नजरों में ना आए, इसलिए उसका आप टैक्स पे नहीं करेंगे, उसको सरकार की नजरों से बचा कर रखेंगे। ऐसी आय क्या होती है? अवैध आय मानी जाती है।
समझ में आया अवैध आय क्या होती है? और इसी अवैध आय के द्वारा क्या होता है? काला धन बनता है। अब काला धन से मतलब ये नहीं होता कि जो धन है आपका काले कलर का हो गया। काला धन का मतलब होता है ऐसा धन जिसका लेखा जोखा सरकार की नजरों में नहीं है और जिसे अवैध तरीके से प्राप्त किया गया है। अब चूंकि अवैध तरीके से प्राप्त किया जाता है तो उसे खर्च भी अवैध तरीके से ही किया जाता है, मनमाने तरीके से किया जाता है। इसको हम देख लेते हैं कि आंसर में हमने क्या लिखा है। तो अवैध स्रोत से ही प्राप्त होता है। लोग वैध स्रोतों पर आयकर का भुगतान नहीं करके उसे छुपा लेते हैं। कर, यहां पर वंचन है ना, कर वंचन की इस प्रक्रिया में से काले धन का सृजन होता है। भ्रष्टाचार करके अधिकांशतः अवैध आय एकत्रित की जाती है जिस पर कर नहीं दिया जाता। यह छुपाई हुई आय होती है जिससे अन्य रूप में अवैध आय के स्रोत बनाए जाते हैं। अब बहुत सारा धन आ गया जिसका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है, उसको रखना भी होगा या कहीं इन्वेस्ट भी करना होगा, तो उसे किस तरीके से खर्च करते हैं? भारत में काले धन की समस्या देश के बाहर गैर कानूनी गतिविधियों का परिणाम होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब लोगों के पास बहुत सारा धन आ जाता है तो उसे कहां रखेंगे? घर पे तो रख नहीं सकते, बैंक में रख नहीं सकते। यदि बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो उसका लेखा जोखा सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो व्यक्ति क्या करते हैं, विदेशों में कुछ ऐसे बैंक खोले जाते हैं जहां पर पर्सनल जो आइडेंटिटी होती है उसे छिपा लिया जाता है। मतलब यदि आप पता करना चाहें कि इस खाते में कौन पैसा जमा कर रहा है तो उसकी जानकारी किसी को भी प्राप्त ना हो, यहां तक कि भारत सरकार को भी प्राप्त ना हो। उदाहरण में आप स्विस बैंक देख सकते हैं, वो जहां पर बहुत बड़े बड़े नेताओं, बहुत बड़े बड़े लोगों, बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का अवैध आय से कमाई हुई गई संपत्ति को रखा जाता है। तो क्या होता है, मुख्य कारण क्या बन जाता है? वही बन जाता है देश के बाहर गैर कानूनी गतिविधियां। गैर कानूनी रूप से इस तरीके के बैंक खोले जाते हैं जहां पर इस तरीके से पैसा अवैध तरीके से जमा किया जाता है। काले धन से ही मादक पदार्थों का कारोबार किया जाता है। अब उल्टी सीधी जगह ही लगाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे इससे? काले धन से क्या होता है? मादक पदार्थों का कारोबार होता है, धोखाधड़ी होती है, संगठित अपराध होते हैं, मानव तस्करी होती है, भ्रष्टाचार होता है, नकली करेंसी बनती है, अवैध धन की वसूली होती है, कालाबाजारी आदि होती है। तो ये सब समस्याएं काले धन से ही जन्म लेती हैं। तो क्या क्या हो रहा है इससे? इससे मादक पदार्थों का कारोबार हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, संगठित अपराध हो रहे हैं, मानव की तस्करी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध धन की वसूली हो रही है और कालाबाजारी हो रही है। इस प्रकार काला धन और अधिक काला धन में उत्पन्न हो जाता है या बन जाता है और उससे ही जो समानांतर अर्थव्यवस्था है उसका जन्म हो जाता है। क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बहुत तीन चीजें होती हैं, सेवा क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र होता है, उद्योग क्षेत्र होता है, वह सही तरीके से संचालित हो रहा होता है। लेकिन काला धन अधिक आ जाने के कारण इन्हीं तीनों क्षेत्रों का अवैध तरीके से भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, निर्माण हो रहा है। इस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था चल रही होती है उसके समानांतर एक अवैध रूप से भी अर्थव्यवस्था चलने लगती है। काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है और अचल संपत्ति यथा भूमि, भवन आदि का हस्तांतरण भी काले धन के एक बड़े स्रोत के रूप में होता है। लोग बड़े बड़े मॉलों को खोल देते हैं, लोग बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा जमीनों को खरीद लेते हैं, किलोमीटर से जमीनें खरीद लेते हैं। तो इसे किस तरीके से खरीदते हैं? अवैध तरीके से खरीदते हैं। और इतना ज्यादा पैसा कहां से आता है? तो अवैध तरीके से आता है, काले धन से आता है। तो मुख्य स्रोत हमने देख लिया कि मुख्य स्रोत क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे यह उत्पन्न हो रहा है। दूसरा प्रश्न, काले धन को समानांतर अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति और फैलाव को रोकना बहुत ही अधिक आवश्यक है और इसके रोकने के लिए आखिर वास्तव में उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? तो उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं समझ लेते हैं। पहले हम ऊपरी तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोग क्या करते हैं, काला धन क्यों बचाते हैं? एक तो टैक्स पे, जो आपके टैक्स पे करने की जो तरीका होता है वो थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। दूसरा, उसका जो तरीका या उसका जो चरणबद्ध तरीके से टैक्स लेने का जो तरीका है वह सही भी नहीं है। जितनी ज़्यादा आय होगी उतना ज़्यादा आप उनसे टैक्स लेने लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस टैक्स से बचने के लिए सरकार की नज़रों में अपनी आय को बयां ही नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि जो हमारी टैक्स प्रणाली है उसे सरल और सहज बनाना चाहिए ताकि सभी लोग उसमें क्या हों, इंक्लूड हों, उसमें भाग लें, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो क्या करना चाहिए, हमें कर प्रणाली को और अधिक सरल, तार्किक बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि जो कर वंचन होता है उस पर रोक लग सके और कर चोरी क्या हो सके, बंद हो सके। तो एक तो ये होगा, इससे क्या होगा कि जो कर के डर से लोग आय कर रहे हैं, अधिक आय को छिपाकर रख रहे हैं, वह काम नहीं होगा। दूसरा,
प्रशासनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार को कई स्तरों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि काले धन का मुख्य स्रोत क्या बनता है, जब धन और शक्ति का संचय हो जाए। ठीक है, किसी के पास धन है, लेकिन यदि हम शक्ति को ही आगे ना बढ़ने दें, उस पर ही नियंत्रण लगा लें कई चरणों पर, तो काले धन का संचय क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इससे भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर कठोर कार्रवाई और सामाजिक भर्त्सना होनी चाहिए। हमें क्या कदम उठाने चाहिए, हमें उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए, ताकि लोगों के मन में, प्रशासनिक अधिकारी या राजनेताओं के मन में काला धन संचय करने या भ्रष्टाचार करने के पीछे डर पैदा हो जाए, उन्हें डर लगने लगे किसी भी भ्रष्टाचार करने, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने में। साथ ही साथ समाज को भी सामाजिक भर्त्सना करनी चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। तो इस तरीके की यदि हम कार्यवाही करते हैं तो लोग, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, वह भ्रष्टाचार करने से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, उसका डर उनके मन में बैठ जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों एवं नेताओं के लिए अपनी आय की घोषणा करना अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो सरकारी नेता हैं, जो राजनेता होते हैं, उनकी आय वास्तव में है कितनी, यह प्रदर्शित करना चाहिए, यह सार्वजनिक करने की घोषणा कर देना चाहिए, यह इनके लिए जरूरी कर देना चाहिए कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी राजनेता है, वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्या करे, सबके सामने प्रस्तुत करे, ताकि आगे चलकर जब वह अपने पद पर रह रहा हो तो लोगों को पता हो कि इसके पहले कितनी संपत्ति थी और वर्तमान में अब कितनी संपत्ति हो चुकी है। उससे होगा क्या, उससे यदि यह पता चल जाएगा कि यदि ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो उन्होंने कितनी आय प्राप्त की है और किन किन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। इससे भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में सहायता भी होगी। साथ ही आयकर भरने वाले नागरिकों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि लोग आयकर देने के लिए क्या हों, प्रोत्साहित हों, आकर्षित हों, वो आयकर जमा करने के लिए आगे बढ़ें। हमें सरकार को कालाबाजारी पर कठोरता से कार्रवाई करने के साथ इसे पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो कालाबाजारी चल रही है, जिसमें अवैध तरीके से चीजों की खरीदी और बिक्री होती है, उसे पूर्ण तरीके से कठोर कार्रवाई करके उसे पूर्ण तरीके से बंद करने का कार्य सरकार को करना चाहिए। सरकार को अपनी मूल्य नियंत्रण जो नीति है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण काला धन संग्रहण और उसका संचालन आसान से होता है। तो सरकार की जो मूल्य नियंत्रण नीति है उस पर भी उसे कार्य करना चाहिए। यहां देखिएगा, काले धन से बचने के लिए या काले धन की जो समांतर अर्थव्यवस्था चल रही है उसे कम करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए सरकार की भूमिका भी हम देख रहे हैं, समाज की भूमिका भी हम देख रहे हैं, लोक प्रशासन की भूमिका भी हम देख रहे हैं और नागरिकों की भूमिका भी हम देख रहे हैं। साथ ही साथ मीडिया की भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका होती है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में निवेशों की निगरानी जरूरी है। जो बेनामी संपत्ति की कुर्की की जानी चाहिए, जो बेनामी संपत्ति होती है उसकी क्या कर देनी चाहिए, कुर्की कर देनी चाहिए। होता क्या है कि अवैध धन, काला धन किसी व्यक्ति के पास यदि अधिक संचय हो जाता है तो वह सरकार की नजरों में ना आए, वह लोगों की नजरों में ना आए, तो वह इसके लिए क्या करता है, किसी और व्यक्ति के नाम पर संपत्ति को खरीद लेता है और उसी संपत्ति को क्या कहा जाता है, बेनामी संपत्ति। इससे क्या होता है, सरकार की नजरों में उसकी संपत्ति का खुलासा नहीं हो पाता। तो सरकार को पता करके कि कौन सी संपत्ति बेनामी संपत्ति है, उनका पता करके उसकी कुर्की की जाना चाहिए, जिस कारण से क्या होगा, लोगों में डर होगा, लोग दूसरे के नाम से जमीन खरीदने से डरेंगे। एक सीमा से अधिक लेन देन पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप कितना लेन देन कर रहे हैं उसका लेखा जोखा सरकार के पास पहुंच जाएगा। प्रत्येक 10 वर्षों में विमुद्रीकरण किया जाना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, विमुद्रीकरण लोग बोलते हैं क्यों होता है, क्यों किया जाता है, इसमें पुराने नोट बंद करके नए नोट क्यों चलाए जाते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, 10 वर्षों पे ही क्यों कहा गया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बड़े कारोबारी हो, वह अवैध तरीके से धन प्राप्त करते हैं और उसका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता। ऐसे धन को वह विदेशों में बैंकों में जमा कर देते हैं और मान लीजिए 10 वर्षों में पुराने नोट बंद करके नए नोट जारी कर दिए जाएंगे, तो उनकी जो अवैध संपत्ति है जो विदेशों के बैंकों में जमा है वह वहीं पर जमा होकर रह जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि वह व्यक्ति उस संपत्ति को वापस भारत में मंगाते हैं तो वह पकड़े जाएंगे कि ये जो पैसा आया है वह कहां से आया है, इतना सारा पैसा कहां से आया है।
तो इसलिए क्या करना चाहिए, काले धन के संचय को रोकने के लिए हमें 10 वर्षों पर, सरकार को 10 वर्षों पर विमुद्रीकरण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऑनलाइन अंतरण, कैशलेस अंतरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, कैशलेस इकोनॉमी को बनाएंगे, तो क्या होगा, सरकार के पास, बैंकों के पास सब आपका लेखा जोखा होगा, आप कितनी चीजों का आय कर रहे हैं, कितनी चीजों का व्यय कर रहे हैं। नागरिकों में देशभक्ति एवं उच्च नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण सामाजिक और नैतिक मूल्यों की गिरावट ही है। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। इससे भी काले धन के संचय को रोका जा सकता है। चुनावों में बढ़ते खर्चों को रोकना तथा अवैध धन के प्रयोग को रोकने वाला मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजनेता चुनावों में बहुत से अधिक धन या संपत्ति खर्च कर देते हैं। एक छोटा सा चुनाव जो ग्राम पंचायत लेवल पर होता है, जिसे सरपंच का चुनाव कहते हैं, जो कि गांव के मुखिया का चुनाव होता है, उसमें लोग 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। जिसकी आय नाम मात्र की होती है, उसके चुनाव को जीतने के लोग इतनी ज्यादा संपत्ति का खर्च करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक विधायक, एक सांसद के चुनाव के लिए लोग कितनी ज्यादा संपत्ति या कितने ज्यादा धन को खर्च करते होंगे। जब वह इस धन को खर्च करेंगे तो किसी न किसी तरीके से इस पद पर रहते हुए वह उस धन को प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे। और वह कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी तनख्वाह तो इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे और अवैध तरीके से धन की वसूली करेंगे। और इससे ही क्या होगी, काले धन की व्यवस्था या अर्थव्यवस्था जन्म लेगी। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, चुनाव में बढ़ता खर्चा। इस पे भी हमें क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। राजनीतिक चंदों पर भी आयकर लगाया जाना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक कंपनियों के, राजनेताओं के लिए या पार्टियों के लिए अलग से चंदे आते हैं। जिनके पास अवैध आय होती है, बहुत सारा पैसा होता है, वह गुप्त रूप से इन पार्टियों को पैसा दे देती हैं, और जब ये पार्टी जीत जाती है तो उनसे अपने कार्य करवाने लगती हैं, नियमों का उल्लंघन करवाने लगती हैं, और उसके आधार पर जितना पैसा वह चंदे में देते हैं उससे ज्यादा पैसे को वसूलने का काम करते हैं। तो क्या करना चाहिए, जो राजनीतिक चंदे होते हैं उस पर भी आयकर लगाया जाना चाहिए, ताकि वह अवैध रूप का पैसा ना हो। साथ ही साथ जो सार्वजनिक रूप से इन्हें घोषित किया जाना चाहिए। काले धन के समाधान के लिए विभिन्न देशों के साथ दोहरी कराधान संधि की जानी चाहिए, ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से काले धन को सफेद धन में बदलने पर रोक लगाने के उपाय भी किए जाने चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से भी लोग क्या करते हैं, अपने काले धन को दूसरे देश में लगा देते हैं और उसे काले से सफेद में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरीके से हमें विदेशी देशों के साथ भी कराधान की दोहरी संधि करनी चाहिए, और उससे भी हम क्या कर सकते हैं, काले धन पर अंकुश लगा सकते हैं। कर चोरी और डिफाल्टर के नाम पर सार्वजनिक किए जाने चाहिए। इनके जो नाम हैं, जो कर चोरी कर रहे हैं, जो डिफाल्टर व्यक्ति हैं, उनके नामों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जो कर चोरी है उसे रोका जा सके। काला धन एवं भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए युवा वर्ग और छात्रों को जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अर्थात युवाओं को और छात्रों को भ्रष्टाचार से अवगत कराना चाहिए, उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराना चाहिए। इस तरीके का जागरूक अभियान चलाना चाहिए, ताकि वह भ्रष्टाचार का विरोध करें और उसको उजागर करने में महती भूमिका निभाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे मामलों को सार्वजनिक संज्ञान में लाया जाना चाहिए। तो क्लियर हुआ कि क्या क्या किया जा सकता है, जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है या जो काला धन का संचय हो रहा है उसे कम करने के लिए। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को हल कर सकते थे। चलिए तीसरे प्रश्न को समझ लेते हैं, जिसमें काले धन से महंगाई की समस्या किस तरीके से जन्म लेती है, इसका हमें उत्तर जानना था। तो काला धन जो होता है, काले धन से अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ता है? स्वाभाविक बात है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काले धन से देश में दो चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती है? गरीबी और महंगाई। क्या क्या बढ़ता है? महंगाई और गरीबी। समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से काले धन से महंगाई और गरीबी बढ़ती है। तो देखिए, मान लीजिए कोई अधिकारी है या कोई व्यक्ति है जिसने अवैध तरीके से धन का संचय किया हुआ है। क्योंकि मेहनत का पैसा तो होता नहीं है, क्योंकि वह जितना कार्य करता है उसकी तनख्वाह सरकार की नजरों में होती है और वह मेहनत का कमाया हुआ पैसा होता है। लेकिन किसी रिश्वत के कारण, भ्रष्टाचार के कारण अवैध तरीके से किसी धन या संपत्ति का यदि संग्रहण कर लिया जाता है तो उसे खर्च करने में कोई व्यक्ति सोचता नहीं है। और इससे होता क्या है, उससे वह महंगी से महंगी चीजों को आसानी से खरीद लेता है, मार्केट में, बाजार में मोल भाव नहीं करता है। जिससे जिसके पास अवैध धन होता है वह उन चीजों को महंगे दामों पर खरीद लेता है। महंगे दामों पर खरीदने के कारण जो गरीब लोग होते हैं
वह उन्हें उस दाम पर नहीं खरीद पाते हैं। उस वस्तु की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है, क्योंकि दुकानदार को भी पता होता है कि जिसके पास पैसा है वह इतने दामों पे भी इसे खरीद कर ले जाएगा। तो इससे क्या होती है, मार्केट में महंगाई बढ़ने लगती है। दूसरा कारण क्या होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा काला धन संचय हो जाता है, वह किन्हीं वस्तुओं जो मार्केट में बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। आपने केस स्टडी पढ़ रहे थे, प्रकरण अध्ययन कर रहे थे, तब आपने देखा था कि उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को खरीद लेते हैं। आवश्यकता की जो चीजें होती है उसे खरीद लिया जाता है। अब मान लीजिए आवश्यकता की चीजों को कोई व्यक्ति खरीदकर उसका स्टोर कर लेता है, उसको एक जगह पर संग्रहित करके रख देता है, उसकी कमी मार्केट में बना देता है। जितनी भी चीज मार्केट में थी उसको खरीदकर वह एक जगह संग्रहित कर देता है। जब उसको लगता है कि मार्केट में चीज नहीं बची है, वस्तु नहीं बची है और उसकी मांग अधिक है, तो जब वस्तु की पूर्ति कम हो और मांग अधिक हो तो उस वस्तु के दाम में क्या होने लगता है, उछाल आने लगता है, वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है। और जैसे ही वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यह कारोबारी क्या करते हैं, इस वस्तु को मार्केट में डाल देते हैं। और इस वस्तु को जैसे ही मार्केट में डाल देते हैं तो जितनी उच्च कीमतों पर वस्तु बिक रही होती है उस पर वह इसका मुनाफा ले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, यह मार्केट में महंगाई को बढ़ा देते हैं। बहुत सारे अधिकारियों को काले धन के द्वारा खरीद भी लिया जाता है, बहुत सारे लोगों को खरीद लिया जाता है, जिसके कारण नियमों का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। मान लीजिए कोई चीज की नीलामी हो रही है तो उस नीलामी को यह सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और उसका उपयोग महंगे दामों पर बेचने के लिए करते हैं, या वहां पर कोई योजना का संचालन जो करते हैं वह महंगी योजनाओं का संचालन करते हैं। तो क्लियर हुआ, आपको समझ में आया कि किस तरीके से महंगाई को यह बढ़ा रहा है काला धन। देख लेते हैं इसमें हमने, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में जब काला धन बाजार में आता है तो उसकी क्रय शक्ति सफेद धन से ज्यादा होती है। काले धन से अनाप शनाप कीमतों पर सामान की खरीदी की जाती है, क्योंकि धन ज्यादा होने से मोलभाव करने की बजाय जो चीज पसंद आ जाए उसे खरीद लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परिणामतः बाजारों में जो चीजें उपलब्ध होती हैं उनके दाम क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। यही प्रवृत्ति जमीन या भवन खरीदने में भी दिखाई देती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी जमीन का हस्तांतरण करना है, जमीन को खरीदना है, किसी भवन को खरीदना है, तो वह काले धन के चलते उसे उच्च कीमतों पर उस भूमि को, भवन की कीमतों में भी निरंतर बढ़ोतरी होने लगती है, उसे उच्च कीमतों पर खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी भूमि की कीमतों में क्या होने लगती है, बढ़ोतरी होने लगती है। जिसके पास काला धन है वह ऊंची कीमतों पर खरीदारी कर उसके बढ़े हुए दामों को भी स्थिर करने तथा बढ़ाने में सहयोग करता है। इस प्रकार काला धन केवल महंगाई तथा गरीबी को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इससे समाज में असमानता भी बढ़ने लगती है। जो अमीर होते हैं वो बहुत अमीर होने लगते हैं और जो गरीब होते हैं वो बहुत गरीब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर महंगे दामों पर वह चीजें खरीद कर और महंगे दामों पर उसको बेचने लगते हैं, लेकिन जो गरीब होता है ना तो उन वस्तुओं को खरीद पाता है और ना ही उनका उपयोग कर पाता है। तो इस तरीके से समाज में क्या होने लगती है, असमानता फैलने लगती है। गरीब और अमीरी की खाई बढ़ती जाती है, अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। काले धन से जमाखोरी और कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब व्यक्तियों के पास अनाप शनाप पैसा होता है तो वह क्या करते हैं, मार्केट में, बाजार में जो बहुत उपयोगी चीजें होती हैं जिनके बगैर लोग रह नहीं सकते, उनको खरीद कर एक जगह स्टोर कर लिया जाता है। मार्केट में, बाजार में उसकी कमी ले आई जाती है। जब उसकी आपूर्ति कम हो जाती है, मार्केट में उसकी कमी हो जाती है, तो उनके दाम बढ़ने लगते हैं और दाम बढ़ते ही इस वस्तु को या इस चीज़ों को ऊंची कीमतों पर बाजार में फिर से उतार दिया जाता है। इससे और अधिक से अधिक पैसा इन कारोबारियों के द्वारा कमा लिया जाता है, जिसके कारण क्या होती है, महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है और महंगाई आम जनता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। तो क्लियर हुआ। इस तरीके से इस केस स्टडी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हमने लिखने का प्रयास किया और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इस केस स्टडी को किस तरीके से लिखा जा सकता है। आप कुछ सहारा इस केस स्टडी का ले सकते हैं, लेकिन आपको ज्यों की त्यों टीपना नहीं है। आप अपने मन से भी कुछ चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, केस स्टडी के आधार पर इसको लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। चलिए बात करते हैं अगली केस स्टडी या अगले प्रकरण अध्ययन की, जो केस स्टडी नंबर 6 है। और यह किस पर आधारित है, तो यह नक्सल समस्या और बंधकों की मुक्ति पर आधारित है। इसका विषय क्या है, नक्सल समस्या और बंधकों की मुक्ति। देखिए कई केस स्टडियों में विषय दिया रहता है, बता देते हैं कि आखिर इसका केस है क्या, इसका विषय क्या है, लेकिन कई केस स्टडियों में
इसका विषय नहीं दिया होता और आपसे पूछा जाता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है, तो आपको खुद निर्धारित करना है कि जो आप प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं उसका मूलतः विषय वस्तु क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं नक्सल समस्या और बंधकों की मुक्ति। सबसे पहले प्रकरण में क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि श्रीमान एक्स एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी है। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोई एक्स प्रशासनिक अधिकारी की बात की गई है जो कि उच्च पद पर आसीन है। क्या है? एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं। उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं अर्थात इनके लिए निर्णय लेने की शक्ति इनके पास है। एक दिन खबर आती है कि कुछ नक्सलियों ने लगभग 55 नागरिकों को बंधक बना लिया है। इस चीज को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। खबर क्या आई है कि उन्होंने लगभग 55 नागरिकों को बंधक बना लिया है। किन्होंने? नक्सलियों ने। और नक्सली क्या करते हैं? नक्सली अपनी मांगों को बनवाने के लिए हत्याएं भी कर देते हैं या अवैध तरीके के कार्य करते हैं। जो गैर कानूनी रूप से कार्य होते हैं वह यह कार्य करते हैं। तो खबर क्या आई है कि इन्होंने 55 नागरिकों को बंधक बना लिया है, जिनमें 12 बच्चे हैं और 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या है? 12 बच्चे हैं, मतलब जो भारत का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, वह भी इसमें शामिल है। और साथ ही साथ 4 विदेशी नागरिक हैं, अर्थात विदेश का दबाव भी हमारे ऊपर है। क्योंकि यदि इन्हें कुछ हो जाता है तो विदेशी जो देश हैं, जो दूसरे देश हैं जिनके नागरिक हैं, वह भी हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। तो समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है, आप देखिएगा। अब प्रशासनिक अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा ये समस्या किससे है? लोक प्रशासन से संबंधित है। आपके सामने कुछ विकल्प होंगे कि उन विकल्पों के आधार पर आप अपने अधिकारों का प्रयोग किस तरीके से करेंगे ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। जो हमारे नागरिक हों वो भी सही तरीके से निकल आए और जो नक्सली हैं उनकी भी मांगें पूरी ना हो। तो इस तरीके की थोड़ी असमंजस वाली स्थिति है, ये केस स्टडी है, समझने का प्रयास करना। तो क्या लिखा है इसमें कि श्रीमान एक्स एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं। एक दिन वह खबर आती है कि कुछ नक्सलियों ने लगभग 55 नागरिकों को बंधक बना लिया है, जिसमें से 12 नागरिक हैं और 4 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। नक्सलियों ने मांग की है, वो मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा 10 साथियों को, किनको? 10 साथियों को जेल से रिहा कर दिया जाए और उन पर लगाए गए मुकदमे भी वापस ले लिए जाए। समझ सकते हैं नक्सलियों ने क्या किया है? एक हाथ में इनको रखा है, लोगों को बंधक बनाया है और उनको छोड़ने के लिए शर्त रखी है कि हमारे जो 10 साथी हैं जिनको सरकार ने पकड़ रखा है उन पर मुकदमे हैं। ध्यान रखिएगा, उन पर मुकदमे हैं, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, नक्सली गतिविधियों को अंजाम दिया है, उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि उन 10 जो हमारे साथी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और साथ ही साथ उन पर जो मुकदमा लगाया गया है उन्हें वापस ले लिया जाए, अर्थात वह एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें और आगे जाकर फिर से ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो सकें। मतलब इसमें तात्कालिक समस्या के साथ साथ दीर्घकालिक समस्या भी उत्पन्न हो रही है। अब आपके सामने असमंजस पैदा हो रहा है कि क्या हम क्या करें? एक ओर तो 55 नागरिक हैं और दूसरी ओर 10 नक्सली हैं। यदि हम 10 नक्सलियों को छोड़ देते हैं तो हमारे 55 नागरिक रिहा हो जाएंगे और यदि हम उन्हें नहीं छोड़ते हैं तो ये 55 नागरिक रिहा नहीं होंगे। सरकार ने किसी और तरीके से समस्या सुलझाने का प्रयास किया। यहां पर उन्होंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है कि सरकार ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, अन्य तरीके भी अपनाए कि चलो बातचीत कर लेते हैं या फिर उनसे बोलते हैं कि आप पैसा ले लो और लोगों को छोड़ दो या घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, कुछ और भी तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सरकार शांत नहीं बैठी है, उसने किसी और तरीके से समस्या सुलझाने का प्रयास किया, किंतु इसी बीच नक्सलियों ने एक बंधक की हत्या कर दी। मतलब स्थिति आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर होती जा रही है। मतलब यदि आप उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं, उसमें देरी कर रहे हैं, उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह हिंसा पर भी उतर सकते हैं। उन्होंने एक को खत्म करके एक की हत्या करके यह संदेश सरकार तक पहुंचा दिया। जनता भी आक्रोशित हो गई है कि इस तरीके से यदि लोगों को मार दिया जाएगा तो लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। तो जनता क्या कर रही है? मांग कर रही है कि बंधकों को छुड़ाया जाए और राज्य सरकार ने श्रीमान एक्स को इस समस्या पर उचित निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर विदेशियों का दबाव भी हो रहा है क्योंकि विदेशी नागरिक हैं। जनता भी क्या हो रही है? जनता भी गुस्से में आ रही है, आक्रोशित हो रही है और वो भी कह रही है कि कुछ भी करना पड़े आपको, चाहे नक्सलियों को छोड़ो चाहे कुछ भी करो, आपके सामने एक ही ऑप्शन है, आपको जो बंधक हैं उनको छुड़ाना है।
मतलब जनता भी क्या कर रही है, आक्रोशित होकर मांग कर रही है। और अब राज्य सरकार ने क्या किया है, श्रीमान एक्स को बुलाया है, जो कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी है। उनसे कहते हैं कि आप निर्णय लीजिए कि आप किस तरीके से इस समस्या को सुलझाएंगे। एक ऑप्शन भी उनके सामने रखा है कि वे चाहें तो समस्या के समाधान हेतु जो नक्सली नेताएं हैं उनसे वार्ता भी कर सकते हैं। अभी नक्सली नेताओं से वार्ता नहीं हुई है। तो इस तरीके की केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत की गई है, जो कि नक्सली समस्या से है। इसका परिणाम तात्कालिक भी हो सकता है, दीर्घकालिक भी हो सकता है। परिणाम को हम यही समझ लेते हैं, तात्कालिक इसलिए क्योंकि यदि इनको नहीं छोड़ा जाता है 10 को, तो यह नागरिकों की हत्या कर देंगे, जो कि तात्कालिक दृष्टि से बहुत ही हानिप्रद है। और यदि हम नक्सलियों को छोड़ देते हैं तो यह दीर्घकालिक समस्या बन के उभर आएगी। नक्सलियों द्वारा बार बार ऐसे ही कृत्य किए जाएंगे, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, बंधक बनाया जाएगा और अपनी मनमानी मांगों को मनवाया जाएगा। और ये जो 10 नक्सली हैं, ये आगे निकलकर पता नहीं कितने और कार्यक्रमों को अंजाम देंगे, इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होंगे। तो चलिए अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ये केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी में प्रश्न क्या पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके की केस स्टडी 2 प्रकार से पूछी जा सकती है। एक में आपको प्रश्न भी दिए जा सकते हैं और एक में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि आपके सामने कौन कौन से विकल्प उपस्थित हैं और आप इसमें किस विकल्प के साथ जाना चाहेंगे। अब आप सभी विकल्पों को रखेंगे। जो आगामी 500 शब्दों की केस स्टडी है ना, उसमें यही होगा। आगामी आप सभी विकल्पों को रखेंगे कि आपके सामने क्या क्या विकल्प हैं। या तो आप नक्सलियों को छोड़ देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, उनके जो बड़े व्यक्ति हैं, जो नक्सलियों के नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, या फिर आप उन पर सैन्य कार्यवाही करेंगे, या फिर आप कठोर कदम उठाएंगे। तो इस तरीके के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको ये ऑप्शन प्रदर्शित करने के साथ साथ इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को रखना होगा, और साथ ही साथ आखिर आप अंत में कौन सा निर्णय लेंगे उसको भी आपको समझाना होगा। चलिए, ये केस स्टडी तो प्रश्न वाली है, जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए थे कि क्या श्रीमान एक्स को नक्सली नेताओं से चर्चा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा था, क्या सैनिक कार्यवाही करना उचित होगा या नहीं। तीसरा प्रश्न आया था कि मीडिया की इस प्रकरण में क्या भूमिका होनी चाहिए। चौथा प्रश्न था, यदि वार्ता का प्रयास विफल रहता है तो क्या सरकार को नक्सलियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना चाहिए अथवा नहीं। और अगला प्रश्न था, क्या कोई अन्य बाह्य दबाव बनाया जाना चाहिए। इस तरीके के इस प्रकरण में 5 प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्न 7-7 नंबर के थे और ये प्रकरण कितने नंबरों में पूछा गया था, 35 नंबरों में पूछा गया था। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों पर आगे की ओर हम बढ़ते हैं और इन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न था कि क्या श्रीमान एक्स को इनके जो नक्सलियों के नेता हैं उनसे वार्ता करनी चाहिए। तो हाँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यदि वार्ता करने से किसी चीज या पहलू का हल हो रहा है, किसी समस्या का हल हो रहा है, तो उससे अच्छी बात तो कुछ नहीं होती। यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपके सामने कुछ विकल्प होते हैं कि सबसे पहले तो आप वार्ता ही करेंगे। कोई आप योजना भी लागू करना चाहते हैं तो आप वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले वार्ताएं करेंगे, वहां के प्रमुखों से वार्ता करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और एक मध्यस्थतापूर्वक हल निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, नक्सलियों से बात करने का जो रास्ता है वह खुला रख सकते हैं। बंधक बनाए गए नागरिकों की जान का खतरा देखते हुए नक्सलियों से वार्ता का कोई मार्ग निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह मार्ग ही नहीं, भविष्य की आवश्यकताओं और संवाद बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। भविष्य में यदि कोई भी उनकी मांग होती है तो उस मांग को यदि शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सकता है तो वो सुलझाने का कार्य करेंगे। और यदि वह नहीं मानते, यदि नक्सली से वार्ता का कोई मार्ग या समाधान नहीं निकलता है, तो फिर हम सैन्य कार्यवाही के विकल्प का चयन अंतिम तौर पर करेंगे। ध्यान रखिए, सैनिक कार्यवाही अंतिम तौर पर करेंगे, क्योंकि जब आप सैनिक कार्यवाही करेंगे तो उससे जो बंधक बनाए गए लोग होते हैं उनकी जान को भी खतरा बना रह सकता है और उनके द्वारा कुछ अनैतिक कार्य किए जाने का भी खतरा बना रह सकता है। लेकिन जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा तो सबसे बड़ा ऑप्शन फिर आखिरी में सैनिक कार्यवाही भी होता है। नक्सलियों से वार्ता के दौरान आप मुख्य ध्यान उन लोगों की जान बचाने पर होना चाहिए जिन्हें नक्सलियों द्वारा बंधक बनाया गया है। साथ ही साथ उनमें अनुचित मांगें मानने से
बचना होगा, क्योंकि यह भविष्य के लिए भी लाभप्रद होगा। आप उनके जो नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उनसे आप बात करते वक्त कह सकते हैं कि आप एक काम करिए, हम इनको तो नहीं छोड़ पाएंगे, जो 10 नक्सली हैं उनको नहीं छोड़ पाएंगे, आप यदि आर्थिक सहायता चाहते हैं, आप कुछ पैसे चाहते हैं, तो उसकी हम सहायता आपके लिए कर सकते हैं। तो जो अनैतिक या अनुचित मांगे हैं उन्हें मानने से हमें क्या करना होगा, बचना होगा। और हमारी प्राथमिकता में किसे रखना होगा, उन जो 55 नागरिक जो बंधक बनाए गए हैं उनकी जान को रखना होगा, उनकी जान को बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्लियर है। अगला प्रश्न, वार्ता सहित सभी विकल्प यदि समाप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सैन्य कार्यवाही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले ही आंसर में देखा है कि यदि वार्ता से कोई कार्य सॉल्व नहीं हो रहा है, वार्ता से कोई मध्यस्थ मार्ग नहीं निकल रहा है, तो अंतिम कार्यवाही के रूप में हमें सैन्य कार्यवाही के रास्ते पर भी जाना चाहिए। इस मामले में सैन्य कार्यवाही करते हुए बंधकों की जान बचाने पर मुख्य रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और सैन्य कार्यवाही के दौरान हमें ऐसी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है जिससे कम से कम जानों की हानि हो। क्योंकि जब हम सैन्य कार्यवाही करेंगे तो ये तो निश्चित है कि जो नक्सली हैं वो भी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, जिससे कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि ठीक है, जान भले ही चली जाए लेकिन कम से कम हानि हो। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन हां, ध्यान रखिएगा, जो 10 नक्सली हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम 10 नक्सलियों को तो छोड़ सकते थे, लेकिन आप खुद सोचिए कि वो जो 10 नक्सली हैं उन्होंने पहले भी कितने सारे नक्सलाइड कार्यक्रम किए होंगे, कितनी ज्यादा सरकार को, लोगों को हानि पहुंचाई होगी। यदि वो फिर से रिहा हो जाते हैं तो आगे चलकर ऐसी ही गतिविधियों को वह अंजाम देंगे। तो भविष्य की दृष्टि से उन्हें छोड़ना है का विकल्प तो क्या हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। तो उन्हें तो हम नहीं छोड़ सकते। उनके छोड़ने के अलावा और जो विकल्प हैं उन पर हम कार्य कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। वार्ता नहीं मानते हैं तो फिर हम आखिरी तौर पर सैन्य कार्यवाही करेंगे, लेकिन हम 10 नक्सलियों को नहीं छोड़ेंगे, जिससे कम से कम जानों की हानि हो। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हवाई हमले कर सकते हैं, ड्रोनों का प्रयोग कर सकते हैं, छापामार युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, इन पद्धतियों का हम चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रशिक्षित कमांडर हैं उनके साथ मिलकर ऑपरेशन या खुफिया तरीके से जो कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन हम कर सकते हैं, ताकि नक्सलियों को पकड़ने में सहायता मिले और वह संभलने में कमजोर हो जाएं, वो संभल ना पाएं, और साथ ही साथ बंधकों की जो जानें हैं उनका नुकसान पहुंचाने का मौका उन नक्सलियों को ना मिल पाए। हम इस तरीके से गुप्त ऑपरेशन करेंगे, इस तरीके से गुप्त अभियान चलाएंगे कमांडरों के साथ मिलकर, ताकि नक्सली हमारी योजनाओं को ना समझ पाएं और ना ही वो संभल पाएं और ना ही जो बंधक हैं उन्हें नुकसान पहुंचा पाएं। सैन्य कार्यवाही करने से नक्सलियों में यह संदेश जाएगा कि यदि नक्सली किसी निर्दोष की हत्या करते हैं तो सरकार भी उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है, ताकि आगे चलकर ऐसी गतिविधियों को यह अंजाम नहीं देंगे। अगला प्रश्न था कि मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है इसमें। तो देखिए दोस्तों, जब हम प्रकरण अध्ययन कर रहे थे तो उस प्रकरण अध्ययन में हमने बताया था कि जो 55 नागरिक हैं उसमें बच्चे भी हैं और उसमें विदेशी नागरिक भी हैं। उसके साथ ही साथ जो जनता है वह आक्रोशित हो चुकी है और जनता मांग कर रही है कि जो बंधक हैं उनको छुड़ाओ, किसी भी तरीके से छुड़ाओ, चाहे आपको कोई भी रणनीति अपनानी पड़े, चाहे आपको नक्सलियों को छोड़ना पड़े। तो इसमें मीडिया की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। कैसे हो जाती है? मीडिया को सबसे पहले भावनात्मक, ये जो समस्या है उसे भावनात्मक रूप से देखने से बचना चाहिए। वह भावनात्मक तरीके से ना देखे कि नक्सलियों ने आक्रोशित होकर एक नागरिक की हत्या कर दी, ऐसे तो वह और सारे नागरिकों की हत्या करते जाएंगे। यदि इस तरीके से उन्होंने हत्या की तो इससे नागरिकों की सुरक्षा को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। और सरकार अपने अड़ियल पर अड़ी हुई है और नक्सली अपने अड़ियल पर अड़े हुए हैं और नुकसान जनता का हो रहा है। तो इस तरीके से भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। मीडिया को इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर जनमत के पक्ष में बनाए रखने की भूमिका निभानी होगी। मीडिया को कोशिश करना होगा कि लोगों को वह समझाए कि सरकार कोई भी निर्णय ले रही है वो आपकी भलाई के लिए ही ले रही है। उन्हें इस चीज से अवगत कराना होगा कि हम या सरकार यदि कुछ चीज में देरी कर रही है, यदि नक्सलियों को नहीं छोड़ रही है, तो उसके पीछे भी उनकी अच्छी मंशा ही है कि यदि उन नक्सलियों को छोड़ दिया जाता है तो आगे जाकर वह ऐसी और गतिविधियों को अंजाम देंगे।
तो इस तरीके से जनता को समझाने का काम किसका होगा? मीडिया का होगा। जनता के आक्रोश को दबाने का काम किसका होगा? मीडिया का होगा। जनता को समझाने और सरकार को उत्साहित करने का काम किसका होगा? मीडिया का होगा। नक्सलियों के पास किसी भी तरीके की कोई जानकारी सरकार की ना पहुंचे, इसका काम भी मीडिया का ही होगा। इस प्रकरण में जनता मांग कर रही है कि बंधकों को छुड़ाया जाए। ऐसे में भविष्य की संभावित स्थितियों को देखकर जनमत को यह समझाने की आवश्यकता है कि सरकार व्यापक जनहित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए निर्णय कर रही है। जनता का समर्थन प्राप्त करने के साथ ही साथ उत्तरदायित्वपूर्ण रिपोर्टिंग करने एवं किसी भी अफवाह से बचने और शांति की अपील करने का काम कौन कर सकती है? मीडिया ही कर सकती है। मीडिया के द्वारा ही किया जा सकता है। मीडिया के कुछ आयोजित खबर प्रचारित करके सैन्य कार्यवाही या खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने में भी आसानी होगी। विदेशी बंधकों के होने से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी इस प्रकरण के संदर्भ में मीडिया की भूमिका क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा उत्तरदायी हो जाती है और इसे उन्हें गंभीरतापूर्वक लेना होगा ताकि विदेशी दबाव भी भारत सरकार पर ना बने और सरकार या प्रशासनिक अधिकारी दबाव से मुक्त होकर इस कार्यक्रम को या इस रणनीति को अंजाम दे सकें या इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। क्लियर हुआ? मीडिया की भूमिका देखी। अब बात की गई है, अगला प्रश्न था कि यदि वार्ता विफल हो जाती है तो क्या सरकार को नक्सलियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहिए? तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि सरकार या प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष दो ऑप्शन होते हैं। पहले तो वह वार्ता के माध्यम से कार्य करे और वार्ता यदि सफल नहीं हो पाती है, कोई मध्य का मार्ग नहीं निकल पाता है, तो उसे कठोर कार्रवाई करनी ही चाहिए। उसे और स्टिंग ऑपरेशन या अन्य माध्यमों से, सैनिक कार्रवाइयों के माध्यम से कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, क्योंकि यह तात्कालिक रूप से तो ठीक है, भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ऐसी कार्यवाही न केवल भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है, बल्कि नक्सलियों में भय उत्पन्न करने के लिए और तात्कालिक तौर पर बंधक समस्या से निपटाने के लिए यह आवश्यक है। वार्ता इस प्रकरण के समाधान का पहला प्रयास है और सैनिक कार्यवाही अंतिम। इस जटिल परिस्थिति में संदेश देना जरूरी है कि किसी भी मूल्य पर नक्सलियों की गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, नागरिकों को बंधक बना रहे हैं, उनकी जान के साथ खेल रहे हैं, इस तरीके की गतिविधियों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो आपके विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें भले ही तात्कालिक रूप से कुछ एक लोगों की जान भी जा सकती है, परंतु दूरदृष्टि से भविष्य में लाभ होगा। शेष नागरिकों की सुरक्षा इससे क्या होगी? सुनिश्चित होगी। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि यदि नक्सलियों की मांगों को मान लिया जाता है तो वह अपनी अन्य मांगों को मनवाने के लिए इसी तरीके के अभियानों को जन्म देंगे, इसी तरीके की रणनीतियों का पालन करेंगे। इस प्रकरण में बाह्य दबाव भी बनाया जा सकता है। प्रश्न था कि क्या इन पर बाह्य दबाव बनाया जाना चाहिए? तो हाँ, बाह्य दबाव भी बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें विदेशी नागरिक हैं। आप बोल सकते हैं कि आप कोई मांग यदि मनवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे देश के लोगों से बात करिए। यदि आप बाहरी नागरिकों को गिरफ्तार करेंगे तो जो नक्सलियों के लिए दूसरे देशों से हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं, धन उपलब्ध कराया जाता है, उसका भी दबाव बनाया जा सकता है कि इनके लिए जो भी सामग्री पहुंच रही है उस सामग्री को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। विदेशी नागरिकों को बंधक बनाए जाने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आवश्यकता अधिक है। साथ ही बाह्य दबाव के रूप में रसद सामग्री नष्ट करना, धरपकड़ अभियान, नक्सली ठिकानों पर हवाई हमले, गुरिल्ला युद्ध, जैमर लगाया जाना, फोन इंटरनेट सेवाओं आदि पर लोग लगाए जाना जैसी कार्यवाही की जा सकती है। नक्सलियों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का प्रभाव अधिक प्रभावी है। ऐसे में इस दिशा में प्रयास तेजी से किए जाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि इनके जो नेता हैं वह हमारे भारत सरकार की बात भले ही ना माने, यदि इन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए तो शायद वह विदेशों की बात सुन सकें। तो इसके साथ ही जो आज की हमारी केस स्टडी थी वह समाप्त होती है, जो कि एक काले धन के संचय से थी और दूसरी नक्सली समस्या थी। एक चौथी यूनिट से संबंध रखती थी और एक तीसरी यूनिट से संबंध रखती थी। दोस्तों, इसी तरीके से आपको अन्य केस स्टडी भी सॉल्व करना है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे की सीरीज में हम और ऐसे ही केस स्टडी के थोड़े से अगले चरण की बात करेंगे, जो कि नैतिकता मूल्यों या द्वंद्वों पर आधारित होंगी।
तो मिलते हैं हम अगली केस स्टडी में अगली रणनीति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।